तो आज कंटिन्यू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टोरी को जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो पहले एक बार स्टोरी को रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा था। आज फिर से उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और स्टोरी को अच्छे समझना, क्योंकि स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आपको पूरे एक्सपेरिमेंट की अपने आप फील आ जाएगी। और बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। और क्या सिखाया था, किसने परफॉर्म किया था, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। और लाइट के किस नेचर को सपोर्ट करता है, पार्टिकल या वेव? पार्टिकल नेचर को। ठीक है, वेव नेचर को क्यों नहीं करता, वो भी जब स्टोरी एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, चलो तो लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, ऐसा समझो कि फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने दो सरफेस ली, मेटेलिक सरफेस ली, सेम मटेरियल की, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम, जिसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए। फिर हमने क्या किया, एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। इनका एक प्रोसेस समझ में आई है कि जब भी हम एनर्जी को गिराते हैं किसी सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दोनों मार्केट गए, खुशी खुशी मार्केट से दो बल्ब लेके आए, सेम कंपनी, सेम बॉट, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो एक ही जैसे बल्ब लेके आए, सेम कलर के भी लेके आए। और दोनों ने इस पर एनर्जी, लाइट गिराना मतलब बेसिकली फोटोन का इंसिडेंट कराना है ना। तो ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ लैम्डा 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ, सॉरी, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ f2 और वेवलेंथ लैम्डा 2। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, मैंने लास्ट में भी समझाया था कि सेम कंपनी के बल्ब, सेम वॉट के और सब कुछ सेम हो, बट उनसे जो फोटोन हमें मिलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, ऐसे भी गारंटी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लैम्डा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ठीक, हुआ क्या, हो सकता है लास्ट में मैंने इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया और किसी से भी कराया, उससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो दो फ्रेंड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्होंने देखा। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि इससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, बट इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो दुखी हुआ। इसने कहा ये क्या बात हुई यार, इसके इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर। इसने सोचा हो सकता है कि कंपनी ने जो बल्ब मैन्युफैक्चर किया है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया हो। तो मार्केट गया और दो बल्ब और लेके आया। हो सकता है रोशनी थोड़ी बहुत, ब्राइटनेस जो एनर्जी है वो कम रह गई हो। तो इसने 3 बल्ब एक साथ जलाए, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका दिमाग खराब, ये 10,000 बल्ब लेके आया और 10,000 बल्ब से एक साथ ब्राइटनेस इस पर गिराई और देखता रहा। इसने सोचा हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहा होगा। खड़ा रहा, 10 साल तक खड़ा रहा, लेकिन फिर भी इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका दिमाग खराब, उसने ये क्या बात हुई यार, इससे तो तुरंत आ गया था इलेक्ट्रॉन बाहर, बिल्कुल जैसे ही एनर्जी इंसिडेंट हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मैं 100 बल्ब, 10,000 बल्ब लेके आया हूँ और 10 साल से वेट कर रहा हूँ, बट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फिर इसके दिमाग की बत्ती जली। इसने कहा हो सकता है यार टोटल एनर्जी, अच्छा 10,000 बल्ब लाने से मेरा इंटेंशन आपको क्या समझाने का है, वो ये कि जो इसने एनर्जी गिराई, इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अच्छा, इसने 10,000 बल्ब की एनर्जी गिराई, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना टोटल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन का बाहर आना टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता होता तो इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए था। अब स्क्रीन स्टॉप करके ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वर्ड्स में पहले नोट करो। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन टोटल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। टोटल एनर्जी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट होगा या नहीं होगा। नोट करो पहले इसके, है ना। चलो, फिर इसने थोड़ा दिमाग लगाया। इसने कहा हो सकता है कि जो लफड़ा है ना, वो लफड़ा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रहा हो। तो इसने क्या किया, जो बल्ब यूज कर रहा था उस बल्ब को हटा के एक और बल्ब लेके आया जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले बल्ब की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता रहा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसको भी मजा आ गया और इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया इसके मन को, तो इसके बाद समझ में आ गई बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी होगा जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक, मतलब अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो इसके लिए सबसे कंपलसरी पॉइंट क्या है कि आप ऐसे फोटोन की बीम को इंसिडेंट कराओ जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ तक, एक मैक्सिमम वेवलेंथ की लिमिट होगी, जिस वेवलेंथ का फोटोन आप गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बट अगर आप इससे ज़्यादा वेवलेंथ की फोटोन को इंसिडेंट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि आपके फोटोन का वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम ही रखना पड़ेगा आपको, तो ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं। और उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या था वो क्लियर है अपने को। ओके, तो बेसिकली आप ये समझो कि तो एक बात अपने फंडे एकदम क्लियर कट है कि अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो ही इलेक्ट्रॉन को वो बाहर लेके आ सकता है। और अगर एक हमारे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पर्टिकुलर एनर्जी से कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब इसमें एक डेफिनेशन और नोट करो आप, वर्क फंक्शन, जिसे डिनोट करेंगे फाई से। डेफिनेशन नोट करो, बहुत ही सिंपल सा है बट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिनिमम एनर्जी which is required to eject an electron from the metallic surface is known as work function of that particular metal। किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और डिफरेंट मेटल के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, वर्क फंक्शन, नाम वर्क फंक्शन है, फाइव से नोट कर रहे हैं, बट यूनिट क्या होगी इसकी, जो यूनिट किसकी होगी, एनर्जी की, मतलब जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऐसा। चलो अब हमने क्या देखा, इसको आप नोट कर लो एक तरह से और पूरी स्टोरी को नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट क्यों नहीं करता है, पार्टिकल को ही क्यों सपोर्ट करता है, पहले हम समझते हैं। तो बेसिकली जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एनर्जी मतलब लाइट मतलब फोटोन गिराओ और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेसिकली लोगों ने से पूछा, आप ये बात तो समझ में आ गई, बट ये लाइट के किस नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को या पार्टिकल नेचर को। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वेव नेचर से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सभी यही तुक्के लगा रहे थे कि जिस लाइट के नेचर से आपका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो जाए, हमने उसको वही मान लीजिए। हाइजेनबर्ग ने क्या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, तो उन्होंने बोला लाइट इज अ वेव, है ना। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने कहा ट्राई करते हैं लाइट को वेव मान के, और उन्होंने अगर लाइट को वेव मान के हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया वो एक्सप्लेन हो गया, तो मैं भी वेव नेचर को सपोर्ट करूंगा। एक्सप्लेनेशन विद वेव नेचर ऑफ लाइट। और जो हमें पता है कि ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो पहले बता देता हूँ कि इससे एक्सप्लेन हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया उसको ध्यान समझना, उसके लिए जो स्टोरी पहले सुनाई वो समझ में आनी चाहिए। अभी हमने क्या डेफिनेशन लिखी, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी, वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। सोच के देखो, एक मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन 2 जूल है। अच्छा, एक स्टार मार्कर के पॉइंट और नोट कर लो। वेव इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे जो बल्ब से एनर्जी आ रही है, कहीं से भी एनर्जी आ रही है, अगर हम लोग एक वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे एक स्ट्रिंग को वहां से बांध के हाथ में ले लो और ऐसे ऐसे चलाते रहो, तो बेसिकली एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रेवल करती रहेगी। तो जो दीवार पे एनर्जी मिल रही है, क्या वो एनर्जी कंटिन्यूअस मिल रही है? तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ या मैं कुछ भी हूँ और मेरे पे वेव आ रही है, तो वेव से जो एनर्जी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कंटिन्यूअस। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे एक ये पार्टिकल आया, टक्कर किया इसके साथ, तो टक्कर में जो एनर्जी मिली वो ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, इलास्टिकली हुई, परफेक्टली, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट टक्कर में एनर्जी मिली, एक ही बार मिली। बट वेव में ऐसा नहीं है, वेव आ रही कंटिन्यूस है, वैसे वेव आई
फिर बीच में कुछ नहीं, फिर आई, फिर ऐसा तो कुछ नहीं, कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही है। ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ से एक वेव आ रही है, तो वो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को ट्रांसफर कंटिन्यूसली देती जा रही है। ठीक है, दोनों बातों में क्लियर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। वेव तो आप नोट कर लो, वेव इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एनर्जी। और यहां से जो फोटोन आ रहा है, वेव, वो वेव ऐसी आ रही है जो कि एनर्जी दे रही है 1 जूल पर सेकेंड। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मुझे मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए, 2 जूल, या मैं कहता हूं थोड़ा अच्छा समझिए 4 जूल लिख लेते। ठीक, तो लॉजिकली सोचो, अगर हम लाइट को वेव मान लें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं आएगा। ध्यान समझना, ये टिपिकल पॉइंट है, ध्यान समझो। अगर ये वेव 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में दे रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितनी एनर्जी, 4 जूल। तो ये बैठा हुआ है, एनर्जी ली, दूसरे सेकंड में 1 जूल एनर्जी ली, तीसरे में भी ली, चौथे में ली, क्या 5वें सेकंड में बाहर आ जाएगा? आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए। बट हमने जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा था तो उसमें क्या होता था कि अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना होता है तो फटाक से इजेक्ट होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ से एनर्जी गिरी और यहाँ से फटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब कोई टाइम का गैप नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आना होता है तो आप कितनी भी एनर्जी गिराते रहो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया था। हमने क्या देखा था कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। वो पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन। तो लॉजिकली सोचो, अगर लाइट को हम वेव मान लें तो हर कैसी भी वेव रेफर दो, कैसी भी 1 जूल की जगह मैं तो 0.5 जूल पर सेकंड वाली वेव ले आओ, क्या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था? आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब लाइट को हम वेव नेचर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान नहीं सकते। क्लियर है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि अगर लाइट को मैं वेव मान लूंगा तो हर वेव एनर्जी के लिए, कि वेव की एनर्जी कुछ भी हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। ठीक है, बट बाहर नहीं आता है, इसलिए हम लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो ये फेल कर गया। आपने सोचा इसे ट्राई करते हैं पार्टिकल नेचर के साथ। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि लाइट जो वेव आ रही, जो लाइट आ रहा है वो एक पार्टिकल नेचर के आ रहा है। अब सोचो, ये पार्टिकल है, इसकी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टिकल से फोटोन से एनर्जी ले सकता है, दो को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि बाद में आपने केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह ये सब पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक बार एनर्जी ले लेता है, इसे क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। खैर हमारा उनमें जाने कोई मूड नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो पाओगे तो मैं उसमें लास्ट में बिल्कुल समझा दूंगा क्या है। तो बेसिकली जब ये जो हमारा पार्टिकल है, लाइट को हमने पार्टिकल मान लिया, ये एनर्जी लेके आया और इस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने। बट हमें ऐसा मानना है, ये माना जाता है, जैसे आप कहोगे सर हम क्यों माना है, ये मैंने नहीं और आपने नहीं माना, ये साइंटिस्ट खुद मानते हैं। उन्होंने आपने देखा हो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या लिखते हैं, E = h², ये लिखा जाता है। एक फोटोन की एनर्जी क्या है, h² या hf, जो भी आप लिखते हो। तो सोचो, है तो ये एनर्जी ना, तो एक फोटोन की एनर्जी ये लिखिए, इसका मतलब एक फोटोन अपनी एनर्जी किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। बेसिकली जो वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन है क्या चीज, फील करो इस चीज को। वर्क फंक्शन इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, hf। तो ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ही बन गया। आपको क्या ध्यान रखना है, ये जब phi = hf आप देखोगे तो इससे क्या रिलेट करोगे, साइंटिस्टों ने क्या माना, आप यहाँ पर लिख लो। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि एक फोटोन अपनी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी आपकी जो बुक्स हो उसमें आप वर्क फंक्शन का डेफिनेशन देखोगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा phi = hf। अरे इसको समझो तो कि phi = hf का मतलब क्या है, hf इज व्हाट, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, और phi क्या था, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ इनडायरेक्टली, इसका ये मतलब हुआ कि हमने ये कहीं ना कहीं एज्यूम कर लिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है, और ये एक जो पार्टिकल नेचर का जो फोटोन आ रहा है, ये अपनी पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब सोचो,
ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मुझे 4 जूल एनर्जी चाहिए, ये सॉरी हाँ 4 चाहिए, और ये एक फोटोन आ रहा है। इस फोटोन की एनर्जी और ये फोटोन अपनी पूरी एनर्जी, पीछे और भी फोटोन आ रहा है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक, क्योंकि मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सोचो इसके इजेक्शन के लिए इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, क्या इसके इजेक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 4 जूल, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये फोटोन जो आ रहा है इसकी एनर्जी 5 जूल होगी तो ही इसके इजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर 3 जूल हुई तो इजेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसने कहा फोटोन आ रहा है, बहुत खुश हुआ, मुझे तेरी एनर्जी कितनी है, उसमें मेरी एनर्जी 3 जूल है, तो बोला फिर मेरे किसी काम का नहीं है। उसमें पीछे और भी फोटोन आ रहा है, बोले मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ एक बार में एक से एनर्जी ले सकता हूँ। सोचो अगर एक फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 5 जूल होती तो ये खुश हो जाता, बोला ठीक है मेरे निकलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 4 जूल, ये लेके कितने आ रहा है 5 जूल, तो निकलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, बिल्कुल है। क्लियर है। अच्छा मैं बार बार पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों समझाता हूँ, ये चीज़ क्लियर है। तो आपने एक चीज़ और नोट कर लेना है, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है HF, ठीक है। मैं बार बार पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान समझ लेते हैं एक बार। ऐसा समझो कि एक मेटेलिक सरफेस था जिसका वर्क फंक्शन था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था अंदर कहीं बैठा हुआ था, यहाँ से जो फोटोन आए उस फोटोन की एनर्जी थी 10 जूल, ये बार बार इलेक्ट्रॉन को जूल कर देता हूँ। क्या ये फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है ये कैपेबल है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यस और नो, यस। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया तो अब यहाँ समझ लो, आपको वो तो फील के लिए बता रहा था, इतना जो सब कुछ बता रहा था। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। क्या मैं आपसे पूछूं ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की कैपेबिलिटी रखता है, तो आंसर है यस, क्योंकि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। अब मैं बार बार पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में ऐसा निकाल ही क्यों नहीं देगा, पॉसिबिलिटी क्यों। इसको जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये खुश हो गया, खुशी से पागल हो गया। अब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और भी थे, ये गया इसके साथ टक्कर की, एक बार के कोलिजन में मान लो कि 1 जूल एनर्जी लॉस हो जाती है, तो 10 जूल लेके आया था, 4 जूल किसके लिए चाहिए थी, निकलने के लिए। इसने अंदर ही मान लो कि 7 कोलिजन कर लिए, कितने कोलिजन कर लिए 7 कोलिजन किए। तो जब ये सरफेस पे निकलने के लिए आया तो सरफेस ने क्या किया, इसको भगा दिया। बोले क्यों, क्योंकि जब ये 7 कोलिजन कर लेगा, इसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की इसको 10 जूल, 10 इसलिए आया फोटोन बेचारा, इसने अभी 10 की 10 जूल टकरा के इसको दे दी। जब दे दी तो खुशी से पागल हो गया और अंदर ही अंदर टक्कर करने लगा, ऐसे 7 टक्कर इसने कर ली। जब ये सरफेस पे पहुंचा तो सरफेस ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले बाहर निकलना, बोले एनर्जी कितनी है, बोले 7 बार टकरा लिए तो 7 तो चली गई, 10 मिली थी, 3 बची। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस ने मना कर दी, बोले नहीं, हमसे बाहर निकलने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी 4 जूल, आपके पास 3 है, बाहर नहीं जा सकते आप। क्लियर है। इसलिए बार बार पॉसिबिलिटी बोला था। इसलिए आप जब 10,000 20,000 50,000 फोटोन गिराते हो, भले ही उन हर फोटोन की कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि आप 10,000 फोटोन लेके आए जो कि कैपेबल इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, 10,000 फोटोन के इंसिडेंट से 10,000 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। मुश्किल से 1-2% इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाता है, क्यों, क्योंकि कोलिजन हो जाता है। क्लियर है ये चीज। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके, यही इसका क्रक्स पॉइंट था, यही इसका की पॉइंट था, आप नोट कर लो। इससे मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा सोचो, किसी भी फोटोन, सॉरी कोई जो इलेक्ट्रॉन आया, ये 10 का आया, इसको दी, अगर ये सिर्फ 3 टक्कर के करे, कितनी 3, तो जब ये सरफेस पर पहुंचेगा तो इसके बाद कितनी एनर्जी बचेगी 7 जूल, 7 जूल का इलेक्ट्रॉन पहुंचा सरफेस से, पूछा मुझे बाहर निकलना है, सरफेस ने कहा मुझे कितनी चाहिए 4, है कितनी तेरे पास 7, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा क्या, बिल्कुल जा पाएगा। तो 4 तो इसको दे दी, अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बची हुई है 3, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी।
क्लियर है मेरी बात? ये ठीक वैसी बात है जैसे आप मान लो घर से निकले और आप रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है, घर से आपको 500 रुपये दिए गए और टोल टैक्स है 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। रास्ते में कुछ आपको मिला, आपने खाना स्टार्ट कर दिया तो 500 में से आपने मान लो, और टोल टैक्स कितना है? ये आपका टोल है, आप यहाँ से कार लेके आए, टोल टैक्स है 200 रुपये, आप 500 रुपये लेके निकले थे, आपने रास्ते में मान लो 400 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके बचे कितने? 100। अगर सुनो टोल टैक्स वाले भैया कह रहे हैं भैया रख लो, अगली बार एडजस्ट कर लेना, वो भगा देगा आपको, ठीक है। बट अगर आप खर्च करते हुए आए लेकिन आपने खर्च किए जस्ट 100 रुपये, तो जब आप टोल टैक्स में पहुंचे, सॉरी 500 थे, 100 खर्च कर लिए, तो आपके पास अभी भी कितने? 400। तो 200 आप इसको दोगे और बाहर निकलोगे तो कितने पैसे बचेंगे? 200 अभी बचेंगे ना। इसी तरह से 10 जूल एनर्जी का फोटोन आया, उसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, इसके बाद 10 पहुंची, इसने मान लो अंदर 2 टक्कर की, तो 2 टक्कर में कितनी एनर्जी लॉस कर दी? 2 जूल। बची कितनी? 8। जब 8 लेके पहुंचा तो सरफेस कितनी इससे एनर्जी ले लेगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के फॉर्म में, कि मेरे से बाहर निकलेंगे 4 तो चाहिए, तो बची कितनी? 4। किस फॉर्म में अपीयर होगी? ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 4 जूल की एनर्जी से, 4 जूल की काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। क्लियर है मेरी बात? सोचो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब वो कोई कोलिजन ना करे, मतलब इससे जो एनर्जी मिली उसको सिर्फ वो किसको दे? इस सरफेस को दे और बाहर निकल जाए। मैं पूछूं कि ये जो पैसे लेके आप निकले थे, ये यहाँ आने पर मैक्सिमम कितने बच सकते हैं? तो आप बोलोगे सर ये खर्चा नहीं होना चाहिए कुछ भी, मैं जाऊं टोल टैक्स को दूं, टोल टैक्स को देना ही हो तो कंपलसरी वो बाहर निकल जाए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब वो अंदर कोई किसी तरह का कोलिजन ना करे। क्लियर है? तो अभी सारी बातें पहले स्क्रीन स्टॉप करके अच्छे से एक पेज आपको लिख लेना है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पोर्शन आपको इतना इजी लगेगा, मजा आ जाएगा। बस इतने एक्सपेरिमेंट इतना चीज़ समझ में आ गया। अब एक्सपेरिमेंट में कुछ है ही नहीं, एक और पोर्शन आएगा लेकिन वो आगे आएगा, ठीक है? तो नोट करो पहले। अब देखो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कितनी जल्दी अपने आप याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली हम ऐसा मान लेते हैं कि एच एफ इज व्हाट? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और फाई तो हम लोग जानते ही हैं क्या है, वर्क फंक्शन। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं? एच एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब सोचो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी इलेक्ट्रॉन की? जब जो एनर्जी मिली दैट इज एच एफ, उसमें से सिर्फ खर्च करे एच एफ नॉट वर्क फंक्शन के फॉर्म में, कोई भी कोलिजन ना करे। अब बताओ इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है क्या? और सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला कैसा मिलेगा बुक्स में आपको? हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं? सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, ऐसे भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? चलो इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।